रखी और मेरे लिए एक ये आसान बात है अब कि उसी बात को मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि प्रेमचंद के पढ़ने के जो अनुभव हैं कि कैसे पढ़ते हुए हमने प्रेमचंद को समझा है, ये सभी ने अपने अनुभव से बात करी है। तो मैं एक छोटी सी एक कहानी प्रेमचंद की पढ़ देता हूँ ताकि ये जो हमने बात की है वो उनकी कहानी में दिखे। एक छोटी सी किताब जो कृष्ण जी के पास थी, मैं मोटे राम जी शास्त्री, उनकी एक कहानी है छोटी सी। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता? आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। ये मोटेराम शास्त्री जी हैं, ये ध्यान रखें। सिर्फ घीसू और माधव नहीं होते हैं, मोटेराम शास्त्री भी होते हैं जिनका व्यवहार किस तरीके से प्रेमचंद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी, इतनी उछल कूद के बावजूद भी जब उनकी तकदीर की मीठी नींद ना टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड ना छूटा, मतलब प्रमोशन नहीं हुई, कोई मलाईदार महकमा नहीं मिला, तो अंत में आपने एक नई तदबीर सोची। घर में जाकर धर्मपत्नी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती। इन दिनों विद्या दान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं? धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटेराम, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा ही करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता। चाहे कोई निंदा ही करे, मैं परोसा लिए बिना नहीं आता। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या जिलाया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया। प्रोफेशन चेंज जो है, टीचरी में कुछ नहीं धरा। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य कैसे बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? जेन्युइन क्वेश्चन है, कैसे करोगे? मोटेराम, वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने काम के आगे भिष्गाचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने जाता है तुम भिष्गाचार्य हो या नहीं? किसी को क्या गर्ज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड लगवा लूंगा, उस पर यह शब्द लिखे होंगे, यहां स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का हड बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी, जो रिकमेंडेशन है मतलब उनकी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। मोटेराम शास्त्री जी कारोबार कर रहे। फिर देखो वैद्य कैसी चलती है। स्त्री सवाल करती है, लेकिन बिना जानबूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। मोटेराम, फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा तो यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर आप ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़ी आएंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे कोई अच्छा कोई काम नहीं। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्व बना ही लेता हूं।
पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा, उनमें जहां तहां 2-4 कवित्त भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं, फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल तोते ही रटता रहा हूं। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा, मतलब रिसर्च करिए, स्टडी कैसे करते हैं, और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। इसको भी लालच दे रहा है। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, खुशी तो हुई भाई गहने मिलेंगे, लेकिन दबाते हुए कहा, प्रैक्टिकल भी है थोड़ी, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, न अब वह अभिलाषा ही है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे, रस कैसे बनेंगे, दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। फिर उसके सामने फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रख दिया उसने। ये सारी झूठ बना रहा है ना लीला, वो फिर प्रैक्टिकल पे ले आती है। फिर क्या कहता है मोटेराम, प्रिय तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतलें हों। इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है, बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आए जाया करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे। उन्हीं की मार्फत रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य करूंगा। तुम देखते तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। जो थोड़ी बहुत पढ़ा रहा है ट्यूशन, न इधर के रहो न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटेराम कहता है, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता। स्त्री, इसलिए कि वहां भी धूर्तता करोगे। यहां तो कर ही रहा, इसलिए ये धनिया है दूसरी, इसलिए कि वहां भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूं, मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूं। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते हो वह क्यों बनना चाहते हो। दिस इज द क्वेश्चन। जो तुम नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो। तुम लीडर ना बन सके, ना बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूं कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात सुनते कब हो। मोटेराम, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा। स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते। जहां 2-4 सुंदर कवित सुना दोगे तो वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मरेगा। वैद्य का ढोंग क्यों करते। मोटेराम कहता है, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादों को भी ना मालूम होंगे, और सभी वैद्य 1-1 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती। स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया, बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है। मगर यह समझ लो, अब ये आप समझ रहे हो कि इसने ये एक बात मतलब की क्यों कही है। ये एक्शन है, मैं करूंगा क्या। पहले वो ना फिलोसफी झाड़ रहा था, मैं न्यू करूंगा। यहाँ उसने कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, मेरी योजना क्या है, प्लानिंग क्या है, मैं काम क्या करूंगा, वो उसका उद्घाटन किया फर्स्ट टाइम। अभी तक वो सिर्फ थ्योरी बता रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ने कहा मैं फीस रखूंगा,
ये करूँगा, किराया लूँगा अलग से। स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया, बोली इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर ये समझ लो यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटेराम कहता है, क्या मैं इतना भी नहीं जानता, लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वह धाक बांध दूं कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं, मैं रोगी के 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूंगा। 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूंगा। कहूंगा मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति न पहचान लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गई, बोली अब मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग ना सच्चाई जानते हैं कि जो झूठ की दुनिया है ना, जो वो रच रहा है, उसका जादू वहीं चलेगा। चलो मैं इसको, एक पेज और बच गया, वैसे पढ़ देते हैं, अपना पाठ हो जाएगा ना। साल भर गुजर गया। भिष्काचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कवित सुनाते, हंसाते और बल कारक औषधियां खिलाते, और वह रईसों में जिन्हें पुष्टि कारक औषधियों की विशेष चाह रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांधते। साल ही भर में वैद्य जी का वह रंग जमा कि बायद व शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती, पत्नी, कि रानियों के झमेले में ना फंसो, नहीं एक दिन पछताओगे। मगर भावी तो होकर ही रहती है। कोई लाख समझाए बुझाए, पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने पास से हटने न देना चाहती थी। पंडित जी के पहुंचने में देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब कैंचुल बदली थी। तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डांटते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखा दिया। रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रचा रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नपज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यूं तो पंडित जी भी दमकम के आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने घर दबाया तो क्या करते? कभी इसका पैर पकड़ते, कभी उसका। हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था, पर बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदमी ने एक लात जमाकर इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिख और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे? पंडित, हाय हाय मर गया, और चाहे जो करो मगर नाक ना काटो। एक, अब तो फिर इधर ना आएगा, भूल कर भी नहीं। सरकार, हाय मर गया, आज ही लखनऊ से रफू रैट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित कहता है, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, जो सबसे पवित्र चीज है, उस पर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। आप मेरी यहाँ सूरत न देखेंगे। अच्छा भाई, अब कोई 5-5 लातें लगाकर छोड़ दो इसको, मतलब। अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो, तुम जैसे पाखंडियों को मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू करो। पंचलत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी। ये आवाज मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पंचलती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटेराम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा।
मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? मोटेराम, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी ना खाओ, लवण भास्कर ले आऊं? मोटेराम, हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी चंडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे तो हो, अच्छा हुआ। हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे। मोटेराम, हाय हाय, तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी? मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लावे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खा लो। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे। हाँ, नहीं तो वैद्य बनने की सूझी, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहाँ थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की। हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। तो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैद्य की चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया। आखिर फिर वही पढ़ोनी करना पड़ी। वो तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटेराम जी द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर न आता था। पंडित जी करा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी।